बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा ये टॉपिक है, रिसर्च पेपर है बेसिकली। उसका टाइटल ये है, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रैंडम इनिशियलाइजेशन ऑन जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस ऑफ एक्सट्रीम लर्निंग मशीन। यानी कि जनरलाइजेशन जो है एक्सट्रीम लर्निंग मशीन्स की, उसके ऊपर क्या असर आता है कि अगर रैंडमली जो इनिशियलाइजेशंस हम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह भी देखेंगे। एक रिसर्च पेपर है, उसके ऊपर एक स्लाइड तैयार की है। इसके जो ऑथर्स हैं, शीफोंग ज़ैंग, शाओली लिन, ये फर्स्ट ऑथर है, और सर आमिर रज़ा जो हैं वो उसके सेकंड ऑथर हैं। तो ये इनका ताल्लुक़ जो है शीफोंग ज़ैंग एंड शाओली लिन का, ये चाइना की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका नाम यहाँ पर मैंशनड है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो सर आमिर साहब हैं वो बेसिकली आउट ज़करिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ये उनकी मेल्स भी यहाँ पर मैंशनड है। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट 2017 में जो है सितंबर में गई थी और एक्सेप्ट हो गई नवंबर में। तो ये DOI जो है ये इसका डॉक्यूमेंट ID है, जिसको अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो ये रिसर्च पेपर भी जो है आपको अवेलेबल हो सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन इस टाइटल को ठीक से एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये एक्सट्रीम लर्निंग मशीन क्या है बेसिकली, और ये रैंडम इनिशियलाइजेशंस क्या क्यों कह रहे हैं हम, और जनरलाइजेशन परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं। तो फिर हम इस पेपर को प्रॉपरली इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे कि आज इसमें क्या है। सेकंड है लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में कुछ। मेरा नाम आरिफ मकसूद है, सेकंड रोल नंबर है मेरा, MSCS कर रहा हूँ मैं, BZU मुल्तान से। और थोड़ा सा रिसर्च का आप कह सकते हैं कि शौक़ है, इस वजह से। तो ये मेरे बारे में हो गया। अब आप बताते हैं कि ELM क्या चीज़ है। ELM हम जानते हैं एक्सट्रीम लर्निंग मशीन है, इज़ अ काइंड ऑफ सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल, SLFN, हम इसे SLFN कहते हैं, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, कि जिसमें जो है हमारे पास इनपुट लेयर के वेट्स, आपको पता है न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास वेट्स होते हैं, और हिडन लेयर के बाइसेस जो हैं, मतलब जो +B होता है, जो बाइस होता है हमने ऐड करना होता है, आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड आउटपुट वेट्स आर एनालिटिकली सॉर्ट मेमोरी फ्रॉम जनरलाइजेशन इनवर्स ऑफ हिडन लेयर आउटपुट मैट्रिक्स। वो कहते हैं कि इसमें ये जो हिडन लेयर के जो वेट्स हैं इनपुट लेयर के, और हिडन लेयर के जो बाइसेस हैं, वो सारे हमने रैंडमली, द वर्ड रैंडम इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो ये रैंडम है, जिसे मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो रैंडम है ना, यही सारा कुछ है एक्चुअली। क्योंकि आमतौर पे हम क्या करते हैं, बैक प्रोपगेशन भी जो नेटवर्क है हमारे पास, वो यूज़ करते हैं और उनको एडजस्ट करते जाते हैं। आपको पता होगा एरर कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, फिर बैक प्रोपगेशन होती है। बट यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये जो मोरे-प्रोनी जनरलाइजेशन इनवर्स है, ये एक फार्मूला है, इसको भी हम देखते हैं। तो इसके थ्रू उसको एनालिटिकली एडजस्ट करते हैं, और जो है हमारे पास उसका आउटपुट मैट्रिक्स जो है वो आ जाता है, जनरेट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में जो है, बिकॉज ऑफ अवॉइडिंग द टाइम कंज्यूमिंग आइट्रेशन, अब उसमें क्या होता है, बैक प्रोपगेशन में हमें बार बार जो है एरर को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर आइट्रेट करते हैं, फिर पूरे नेटवर्क से गुजरते हैं, फिर उसके एरर को मिनिमाइज़ करते जाते हैं। कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, हम उसमें से एरर देखते हैं, पिछले एरर से कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको एडजस्ट करते हैं वेट्स को, फिर करते करते जो है हम एक ऐसे पॉइंट पर निकलते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से नेटवर्क परफॉर्म करता है जैसा हम चाहते हैं। जब तक नहीं करता, आइट्रेशन करनी पड़ती है, कई दफ़ा 100, कई दफ़ा 1000, कई दफ़ा 10,000, और डाटा सेट जितना बड़ा होगा हमें उतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग आइट्रेशंस जो हैं वो अवॉइड हो जाती हैं। ELMs ऑब्टेन एक्सट्रीमली फास्ट ट्रेनिंग स्पीड, ये देखिए ये खुद बता रहे हैं कि इसमें जो है ट्रेनिंग स्पीड। अच्छा, और मोर ओवर ये बात की, ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन से लिखी है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन सेक्शन है हमारे पास, ये जो रिसर्च पेपर है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पेपर डाउनलोड किया हुआ है, इसमें भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एक्सप्लेन की गई हैं ऑलरेडी, अगर इस पेपर को आप स्टडी करें तो इसमें भी ये सारा कुछ हमें बताया है, ये इसके बारे में ELM क्या चीज़ है। अच्छा, मीन वाइल द थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ गारंटी, अच्छा थियोरेटिकल प्रूफ जो है गारंटी करता है इस चीज़ की कि ये जो कैपेबिलिटी है वो यूनिवर्सल है, यानी कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, जैसे कि यूनिवर्सली रिज़ल्ट को आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई इंसान देख के बता रहा हो कि ये चीज़ किस तरह से है, यानी फॉर एग्जांपल ये कार है या ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अगर हमने ले ली है, तो ये उसका रिज़ल्ट इतना ही बताएगा जैसे यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटली उसका एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही इसका जो है ना रिज़ल्ट आता है। अब ये ना कि रैंडमली करेंगे तो शायद रिज़ल्ट आगे पीछे ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये अच्छा, लोअर कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सेप्टेबल जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस, यानी कि एक तो
कंप्यूटिंग स्पीड कम कर दी, क्यों? क्योंकि बार बार इटरेशन नहीं करनी पड़ी। और एक्सेप्टेबल जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस, यानी इसकी जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि हम इसको जो है ना वाइड रेट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी बहुत सारी जगहों पे ELM की जो नेटवर्क्स हैं हमारे पास मेडिकल फील्ड्स में, एनालिटिकल स्पेस में और बहुत सारी जगहों पे जो है ना ये ELMs यूज़ हो रही है, एक्सट्रीम लर्निंग मशीन्स। तो अब हमें समझ आ गया ELMs कुछ नहीं है, सिंपली एक SLFN है, सिंपल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, जो कि हमारे पास रैंडमली, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है बस इसमें, कि रैंडमली इसके वेट्स और हिडन लेयर के बाइसेस जो है इनिशियलाइज होते हैं। फिर भी इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि SLFN क्या होता है। एक SLFN हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास न्यूरल नेटवर्क आप देख सकते हैं, इसमें न्यूरॉन्स बने हुए हैं और ये नेटवर्क बना हुआ है उनका कंप्लीट कनेक्टेड है, फुली कनेक्टेड, यानी कि हर नोड से कनेक्ट होता है। तो ये इनपुट लेयर है, ये आपके सामने नजर आ रही है X1 X2 X3, और ये हमारे पास हिडन लेयर है H, और ये क्या है, आउटपुट लेयर है। लेकिन SLFN यानी कि सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, यानी एक तो इसके सारे एरोस फीड फॉरवर्ड हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एरो घूम के पीछे नहीं आ रहा, मतलब है कि बैकवर्ड कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN में होता है हमारे पास कि एक नोड पीछे भी चला जाता है, कनेक्ट होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और सिंगल लेयर SL क्यों कहा, क्योंकि इसमें सिंगल हिडन लेयर है। आपको पता है न्यूरल नेटवर्क पे मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी चाहें आप, इसमें कोई कैद नहीं कि कितनी हिडन लेयर्स होंगी और कितने न्यूरॉन्स होंगे, इस पर भी कोई कैद नहीं होती। तो ये आप इतने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन इसमें हमने कहा सिंगल लेयर है और ये फील्ड फॉरवर्ड है, क्योंकि सारे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो और ये न्यूरल नेटवर्क भी है, न्यूरल नेटवर्क, तो ये सिंगल हिडन लेयर हो गई हमारे पास, ये आ रही है। तो अब इसमें आप देखेंगे W जो है ये सारे वेट्स हैं और ये X है, ठीक है। इस X ने इस W से मल्टीप्लाई होना है, और आगे ये हिडन लेयर में ये जो B लगे हुए हैं ना, B1 B2 ये सारे ये बाइसेस हैं, इनमें ऐड होना है, ठीक है, इन्होंने ऐड होना है। और इस तरह करते हुए आगे एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारते हैं हम इसे, तो हमारे पास आउटपुट में कुछ ना कुछ एक नई वैल्यू आती है। और इस तरह करते करते जो है हम पूरे नेटवर्क को ट्रेन कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये भी तकरीबन ELM की ही डायग्राम है, लेकिन बस जो मैंने कहा था अभी आपको पिछली साइड में बताई वो इसमें एक्सप्लेन कर दिए कि एक G फंक्शन है हमारे पास, एक्टिवेशन फंक्शन। इंशाल्लाह इस पेपर में सिग्मॉइड को यूज़ किया हुआ है, तो हम उस पर भी देखेंगे। ये जो है G में W1 और ये X1 जो है उसका बीटा जो है, इसमें ये बीटा क्या है, बाइस, इसको ऐड किया हुआ है। ये ऐड करके इसको G फंक्शन में से गुजारा है, जो कि एक्टिवेशन फंक्शन है। ये इस H1 नोड का काम है। ऐसे ही सारे नोड्स यही काम कर रहे होंगे कि X को इस W से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद ये जो G है ये इसके मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे बाइस, और उसका फंक्शन सिग्मॉइड में से गुजार देंगे। तो ये करके हमारे पास आउटपुट आएगी इंशाल्लाह। ये होती है एक्सट्रीम लर्निंग मशीन। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ मैं कि इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो W है और ये जो B है, ये W और ये B है, इसको हमने रैंडमली इनिशियलाइज़ करना है। वर्ड रैंडम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रैंडम न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं इसीलिए, क्योंकि ये रैंडमली सारा काम करता है। तो इसको हमने एडजस्ट कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास ये है मैट्रिक्स, एक जनरेट होगा, और इसको हमने जो इस मैट्रिक्स को हमने मोरे-पेरोनी इन्वर्स से जो है वो सॉल्व करना है, जिसका जिक्र पेपर में भी किया हुआ है, रिसर्च पेपर में। तो इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करके आउटपुट लेयर तक चले जाना है इंशाल्लाह। इस तरह से ये ट्रेन होता है, ये नेटवर्क हो गया। तो हमने क्या डिस्कस करना है, हमने इसका इम्पैक्ट डिस्कस करना है कि रैंडम इनिशियलाइजेशन का इम्पैक्ट आता क्या है उसकी जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस पे। तो थोड़ा सा पहले जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस क्या होती है, वो ये होती है कि एक मॉडल जो है वो कितना अडेप्ट करता है उस डाटा को जिसको उसने नहीं देखा। हमें पता है ट्रेनिंग में हम एक डाटा सेट लेते हैं, फिर उसका एक पार्ट ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसका 10% पार्ट आप समझ लें जो है टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं। 90% पे ट्रेन किया, उसको 10% पे टेस्ट किया, और फिर देखा कि वो सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अब उसमें क्या सेटिंग करें वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अनसीन डाटा पे वो कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कितनी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, ये उसकी जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस है, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है और आपने उसके ऊपर टेस्टिंग जब कर रहे हैं तो ठीक हो गया, तो वो डाटा सेट भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से होना चाहिए, वो किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से उठा के आप नहीं लाएंगे। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बाकी जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस यही होती है कि कितनी अच्छे तरीके से वो
एक नेटवर्क जो हमने बनाया है, मॉडल जो हमने बनाया है, वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग एंड गुड फिट। तो इसको मैं डिस्कस, ये बेसिक्स हैं, ये वैसे डिस्कस यहाँ नहीं करने वाली, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि ये पेपर में इंक्लूड है और पेपर के जो की पॉइंट्स हैं वो इस पर बेस कर रहे हैं। इसके बगैर पेपर के की पॉइंट्स को समझना बहुत, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये ओवर फिटिंग जो है वो ये कहता है कि रेफर्स टू द मॉडल्स ट्रेनिंग टू वेल, यानी कि अगर बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया एक डाटा सेट के ऊपर हमारे पास एक मॉडल, तो इसका मतलब होगा वो ओवर फिट कर गया है, यानी कि इसने वही डाटा जो हमने इसको दिया उसको अच्छे से रट लिया और अब उसी में से बता रहा है, कोई नया डाटा आ रहा है उसको नहीं पहचान पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसने बहुत ज़्यादा ही रट लिया है। इतना ज़्यादा भी नहीं रटना चाहिए था इसको अच्छे से, लेकिन लर्न कर लिया बहुत अच्छे से, आप कह सकते हैं। अंडर फिटिंग ये होता है कि हमने इसको डाटा दिया और उसने इसको बिल्कुल भी याद नहीं किया ठीक से और बहुत ही पुअर रिजल्ट दे के चला गया, यानी कि हमने इसको डाटा दिया और हमने सवाल कुछ पूछा और उसने जवाब कुछ दिया, मतलब अच्छे से ट्रेनिंग नहीं किया। गुड फिट क्या होगा फिर, मतलब हम चाहते क्या हैं, जो बेहतरीन किस्म का मशीन लर्निंग में क्या होगा, वो ये होता है कि हमें एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है, एक मकाम ढूंढना है कि जो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ना तो बहुत अच्छे से तोते की तरह रट ले उसको और ना ही उसको बिल्कुल ही खामोश कर दे कि हमने उसको दिया कुछ और वो बाद में सवाल कुछ और जवाब कुछ और बता रहा हो, इस तरह भी ना करे हमारा मॉडल क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स में। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती है कि गुड फिट वही होता है जो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के सेंटर में आ जाएगा। ये तो हमने अब इस पेपर के मतलब जो है थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट दिस पेपर डेमोन्स्ट्रेट, ये पेपर कहना क्या चाह रहा है एंड हाउ, और किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ये जो पेपर है हमारे पास रिसर्च पेपर, ये एक्सट्रीमली जो है ये कर रहा है कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती है, यानी जो कंटिन्यूस वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, उनको क्या करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ELMs हम पढ़ चुके हैं, एक्सट्रीम लर्निंग मशीन्स, ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन एक्यूरेसीज़ की, जाहिर बात है जब कोई रिजल्ट आएगा उसकी एक्यूरेसीज़ हमारे पास आएंगी, तो उनको देखते हैं कि यूजफुल एनवायरनमेंट रिगार्डिंग द ELM इनिशियलाइजेशन, उन पर हमें ये बताता है कि ELM की इनिशियलाइजेशंस जो हैं, जो रैंडमली हम करते हैं, उनका क्या असर आता है इन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटीज़ पे। इन प्रोबेबिलिटीज़ को भी हम देखेंगे, एक एक चीज़ को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो पेपर में हमें दिखाई गई है, उसको आगे जो है स्लाइड्स आ रही हैं, मैं उसको एक एक चीज़ को दिखाता जाऊँगा कि क्या है। बाय इनिशियलाइजिंग द इनपुट लेयर वेट्स एंड हिडन लेयर बाइसेस रैंडम ओबेइंग 24 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, हम क्या कर रहे हैं, 24 कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस को ओबे कर रहे हैं और इसको कंपेयर कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसीज़ की, इनकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं 24 ELMs की। अभी 24 ELMs क्या है कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमने लिए, इसका मैं टेबल आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ऑन किस चीज़ पे करें, कोई डाटा सेट होगा, ऑन 30 UCI डाटा सेट्स, 30 जो है हमारे पास 30 डाटा सेट्स हैं। अब आप कहेंगे ये UCI क्या है, UCI डाटा सेट्स की एक रिपोजिटरी अगर हम नेट पे चाहें तो ये देखें, ये UCI रिपोजिटरी मशीन लर्निंग की ये रिपोजिटरी है और मतलब मशहूर है ये, आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाटा सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इनके ऊपर जो है हमारे पास 24 डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं, 24 ELMs ही बनेंगे ना, हर डिस्ट्रीब्यूशन की एक ELM हम बना लेंगे, एक्सट्रीम लर्निंग मशीन यानी एक नेटवर्क मॉडल बना लेंगे, उस पर हमने इनको ट्राई करना है और देखना है कि इन रैंडम इनिशियलाइजेशंस पे क्या हमें जो है उसमें बेनिफिट नज़र आते हैं, उसमें क्या हमें जो नए फाइंडिंग्स हमारी क्या इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये रही 24 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये वही डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका यहाँ पर तस्करा किया, 24 ELMs बनाएंगे हम, इनके बेसिस पे बनाएंगे। ये रहा हमारे टेबल, ये टेबल भी मैंने रिसर्च पेपर में से लिया है, आप देख सकते हैं। ये जो इसमें बताया गया ये बीटा ये बोले सारा कुछ है हमारे पास। अब इसमें से जो मशहूर है जैसे F है, चाई है, ये आपको पता होंगे, नॉर्मल भी होती है, वो भी यहाँ कहीं होगी, देखिए D15 पे ये नॉर्मल नज़र आ रही है हमें, और ये उसका क्या हमारे पास आगे है डेंसिटी फंक्शन है, और ये इसका स्पॉट इंटरवल कि ये कैसा इंटरवल स्पॉट करते हैं, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है। अब डाटा सेट्स की बात कर लेते हैं, 30 UCI डाटा सेट्स जो हमने अभी मैंने आपको दिखाई थी वेबसाइट, यहाँ से लिए हैं, ये 30 डाटा सेट्स हैं। इसमें हमारे पास देखिए मशहूर डाटा सेट्स आ रहे हैं, आयरस का डाटा सेट आ रहा है, ये देखिए ऊपर आयरस का डाटा सेट 15 नंबर पे पड़ा है, ये बहुत मशहूर डाटा सेट्स हैं और इनके जो है सारी डिटेल्स हैं, एट्रीब्यूट्स कितने इनमें, कितनी क्लासेस हैं, ठीक है, कितने इनके कॉलम्स हैं, कितनी क्लासेस हैं, कितनी क्लास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी कि ईच क्लास यानी कि अगर 3 क्लासेस हैं तो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में और तीसरी क्लास में कितने कितने एलिमेंट्स हैं और टोटल इंस्टांसेस कितने हैं। अब इन तीनों को अगर आप प्लस करेंगे
ये 245 लिखा हुआ है, 79, ये जो भी लिखे हुए हैं इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये सारे 392 ही बनेंगे, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंसेज हैं और इसमें 3 क्लासेस हैं और इन 3 में ऐसे क्लासीफाइज को किया गया है। और एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 5, इसका मतलब 5 कॉलम्स है। और ये डाटा सेट का नाम है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई। तो ये 30 UCI के डाटा सेट्स हमने यहाँ से इस पेपर में जो है डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि वो लिए हैं। और ये 24 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमारे पास। आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया है हमने। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया है, ये पेपर क्या करता है, 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन को यूज़ करता है, ठीक है, टू गेट द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी करस्पॉन्डिंग टू 24 ELMs। 24 ELMs के करस्पॉन्डिंग ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसीज हमारे पास ला रहा है, ठीक है। डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि टेबल 1, ये रिसर्च पेपर के हिसाब से जो है वो टेबल नंबर 1 के हिसाब से जो है हमारे पास ये रिसर्च पेपर के हिसाब से ये टेबल नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी रिसर्च पेपर अगर आप देखेंगे उसमें ये टेबल नंबर 1 होगा। बाकी जो है हमारे पास 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन क्या होती है, ये वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पेपर का पार्ट नहीं है कि उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, लेकिन एज अ क्विक ओवरव्यू मैं आपको 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन दिखाऊँ कि ये अगर पूरा डाटा सेट है इतना लंबा हमारे पास, तो उसके हमने पार्ट्स कर देने हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स कर दिए। 5 सेट्स में इसको डिवाइड करने के बाद उसमें से एक जो बाकी 4 पार्ट्स हैं उसमें से ट्रेन करना है नेटवर्क को, और टेस्ट करने के लिए एक पार्ट यूज़ करेंगे पहला वाला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन करनी है, अब हमने 10 बार यही काम करना है कि हमने जो है ना वो पहले वाला जो पार्ट यूज़ किया था उसको छोड़ के दूसरा जो पार्ट है उससे टेस्ट करेंगे, बाकी सबसे ट्रेन करेंगे। फिर ऐसे करेंगे कि वो आप देख रहे होंगे कि पहले वाली जो लाइन है उसमें शुरू में से यूज़ करा है टेस्ट सेट, फिर सेकंड में ब्लॉक यूज़ करा है, फिर थर्ड ब्लॉक यूज़ करा है टेस्टिंग के लिए, बाकी सबको ट्रेनिंग में यूज़ कर रहा है। और इन सब का एरर जितना भी आया हमारे पास एक्यूरेसी के साथ, उसका हमने मीन फाइंड करना, हमें पता लगेगा कि मीन क्या उसका आ रहा है, एवरेज निकल के आएगी। तो ये होती है 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन, यानी कि 10 टेस्ट स्प्लिट जो होता है हमारे पास वो हम करते जाते हैं, और सेट जो होता है टेस्ट के लिए वो अलग-अलग उठाते हैं, इसको कहते हैं 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन। ये एक बेसिक बात थी, तो मैंने कहा इसको ऐसे दिखा दूँ। तो ये चीज़ है, ये हम कर रहे हैं, ठीक है, रेंडमली अबेइंग द डिस्ट्रीब्यूशन, हम रेंडमली उठा रहे हैं इन डिस्ट्रीब्यूशंस को, ठीक है, और उनके पर इनिशियलाइजेशंस हम कर रहे हैं सारा कुछ, और ये 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन लेंगे। अच्छा, ये कहते हैं ईच डाटा सेट पे हमने जो है 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन को भी 100 टाइम्स रिपीट किया एवरी ELM के लिए, और फिर उसकी जो एवरेज वैल्यूज़ आई हैं 100 ट्रेनिंग टेस्ट एक्यूरेसीज की, उसको हमने फाइनल एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट्स में इंक्लूड किया है कि ये इसकी जो है टेस्टिंग और ट्रेनिंग एक्यूरेसीज है। अब ये क्यों किया है, ये भी इसलिए किया है कि ताकि जो है इसमें कोई शक शुबा ना रह जाए कि हमने जो 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन की है, कि हो सकता है हमारा एक्सपेरिमेंट में किसी किस्म का ह्यूमन एरर आ गया हो, या उसमें कह सकते हैं इक्विपमेंट एरर आ गया हो, फ्लक्चुएशन आ गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। इसलिए हमने इसको जो है 100 टाइम्स जो है उसको रिपीट किया 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन को भी, और उसके बाद जो है उसके बाद जो है हमने इसको वैलिडेट किया है। आगे देखते हैं, हमने देखा इन एवरी टाइम ऑफ 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन, अब 100 पार किया ना हमने, अब हर एक में हमने क्या किया कि डिफरेंट ELM ट्रेन ऑन स्टेट्स अब कहते हैं हर एक में हमने जो है ना रैंडमली इनिशियल, मैंने वर्ड रैंडम को इसलिए बोल्ड कर दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ELM है ही कुछ नहीं, रैंडम नेटवर्क है जिसमें सारा काम ही रैंडमली हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने रैंडम इनिशियलाइजेशन करते हैं, मेन बात यही है, इनपुट लेयर के बाइसेस को और वेट्स को, ठीक है, और इंडिपेंडेंट कि इसको हमने किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं किया, ये हमने इंडिपेंडेंटली इनिशियलाइज़ किए हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। और अब जो नीचे ये बात लिखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ़ हिडन लेयर नोड्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो है ELM है अगर, तो उसमें ये H जो है ये सारे हिडन लेयर नोड्स हैं, ये जो बीच में भी आ रहे हैं, सेंटर में इसमें भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, इनकी जो तादाद है ये हमारी मर्ज़ी होती है कि कितने रखे हैं न्यूरॉन्स। तो ये बताते हैं इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कितने रखे हुए, इन्होंने रखे हुए हैं, स्लाइड में चला जाऊँगा किसी तरह, ये रहा 50, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए 50 रखे हुए, एंड द एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इज सिग्मॉइड। अब इस सिग्मॉइड का हमें पता है कि ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है। वैसे इसको भी यहाँ पर डिस्कस करने का कोई पार्ट नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम जस्ट एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा आपको सिग्मॉइड दिखा दूँ ताकि आप उसकी कर्व याद, ये देख रहे हैं कर्व है हमारे पास, ये है सिग्मॉइड फंक्शन, हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो यूज़ होता है, ठीक है, ये सिग्मॉइड है। ये ऊपर आ जाएगा तो मतलब ये 0 और 1 के इंटरवल में जहाँ से न्यूरल नेटवर्क हमारे पास वर्क करते हैं ना, तो मतलब -1 से 1 के इंटरवल में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, एक S कर्व बनाता है, ये है सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है।
इसको एज एन एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज़ किया है। ये होगी थोड़ी सी बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और ये सारा कुछ मैं अगेन मैं बता दूँ कि पेपर में बहुत ही डिटेल से जो है ये सारी बातें बताई गई हैं। इस रिसर्च पेपर का लिंक मैंने बता दिया आपको, डॉक्यूमेंट आई डी, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारा इसमें जो है ना एक्सप्लेन किया गया, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने स्लाइड में इंक्लूड किए। आगे जो है थोड़ा सा बताते हैं कि डाटा सेट जो है हमने वो जो उसकी 30 डाटा सेट्स हमने लिए, उनको हमने प्री प्रोसेस कैसे किया है। प्री प्रोसेसिंग अगेन इज़ अ वेरी ट्रिवियल स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जो है डाटा सेट जो है हमारे न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हमने प्री प्रोसेसिंग करते हैं। अब पहले क्या किया हमने, पहला स्टेप ये किया हमने डिलीट नॉमिनल वैल्यूज़। अब व्हाट आर द नॉमिनल वैल्यूज़? नॉमिनल वैल्यूज़ वो होती हैं कि जिनको हम मतलब है कि हम न्यूमेरिकली ठीक से के साथ डील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डॉलर साइंस आ जाते हैं, ये नॉमिनल वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें ये डेफिनेशन तो बता रहे हैं, बट इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो यही होती हैं कि जैसे कि डॉलर साइन प्राइसिंग आ गया, प्राइस ऑफ समथिंग, जैसे डॉलर हो गया, वो फ्लक्चुएट करता है, इन्फ्लेशन आती है मार्केट में, उसके साथ यूनिट इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब हम जो है उस चीज़, जैसे कि ये ग्राफ भी बना हुआ है एक, आप देख सकते हैं ये फेडरल मिनिमम का, तो इसमें भी ये जो नॉमिनल वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, तो इनके साथ हम डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये जैसे ये लिखा हुआ एग्जांपल दी हुई है एक, ये डॉलर 10.1 इस तरह करके ये नॉमिनल वैल्यू है। तो इसके साथ डील करने के लिए अभी तक कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ। इस अननोन ये बता भी रहे हैं कि नॉमिनल वैल्यूज़ के साथ हम डील नहीं कर सकते न्यूरल नेटवर्क में, क्योंकि इसका आज तक तरीका नहीं। तो हमने उसको क्या किया, सिंपली निगलेक्ट ही कर दिया कि यार इसकी ज़रूरत है ही नहीं, हम इनको हमने निकाल दिया। रिप्लेसिंग मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़, ये हमने क्या किया, सेकंड चीज़ जो हमने की प्रोसेसिंग के लिए वो ये है कि हमने अनसुपरवाइज फ़िल्टर यूज़ किया जिसका नाम ये है रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़। ये विका क्या है, विका हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोगों ने कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जब एक असाइनमेंट थी उसमें भी यूज़ हमने की है। तो ये वो वाला जो है विका हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये विका सॉफ्टवेयर है हमारे पास डाटा नॉर्मलाइजेशन के लिए और डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमने ये रिप्लेस कर दी मिसिंग वैल्यूज़ की। अगर कोई वैल्यू मिस है तो ये उसको रिप्लेस किस तरह से करेगा, ये बाकी वैल्यूज़ को लेगा, उसके साथ उसका एवरेज निकालेगा, उसका एवरेज निकाल के उसको उसकी जगह पुट कर देगा जो वैल्यू मिसिंग हमें नज़र आ रही थी। तीसरी चीज़ जो हमने की वो ये है कि रिड्यूस लार्ज डाटा सेट्स। अब एक डाटा सेट है हमारे पास, जैसे जिनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए उन्होंने, टेलीस्कोप, मैजिक टेलीस्कोप है, ये पेज है, ब्लेज ब्लॉक और फाइन क्वालिटी वाइट। ये 3 डाटा सेट हैं जो कि बहुत बड़े हैं, यानी इनके सैम्पल इंस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि हम इनसे डील करने बैठे तो इसको 2 हफ्ते लग जाएंगे ट्रेन होने में। तो हमने क्या किया, उसको रिड्यूस किया। किस तरह रिड्यूस किया, ये भी हमने विका सॉफ्टवेयर के थ्रू किया, इस पेपर में डेमोन्स्ट्रेट किया गया। सैम्पल साइज़ परसेंट 10%, यानी कि 100% डाटा सेट था तो हमने इसे 10% पे ले आए रिड्यूस करके, छोटा करके, ठीक हो गया। तो ये विका हमने डाटा सेट जो है वो हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास टाइम बचेगा और हम जो है उसके साथ बेटर तौर पे जो है ना वर्क कर सकेंगे, इंशाल्लाह वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये आपने कर लिया। इसके बाद जो है हम बताते हैं कि की पॉइंट्स, यानी कि इस पेपर की सारी रिसर्च में हमें मिला क्या। इसके पेपर की सारी रिसर्च में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो क्या थी जो डिस्कस हुई हैं, वो ये हैं, ये 3 की पॉइंट्स हैं हमें जो पता चले हैं, ठीक है। इनको फिर आगे एक्सपेरिमेंटली मैं बताऊँगा ये किस तरह से हमने किए हैं, ये पेपर में किस तरह से बताए गए हैं। ये भी की पॉइंट्स 3 ही हैं जो पेपर में मेंशन किए गए हैं। पहला जो की पॉइंट है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद सिमेट्रिकल बेल शेप प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता होना चाहिए बेल शेप प्रोबेबिलिटी क्या है। इनकी एग्जांपल नीचे दे रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें नॉर्मल बहुत मशहूर है, हमें पता है, ऑलवेज ब्रिंग अबाउट हायर ट्रेनिंग एक्यूरेसीज। वाओ, ये थी बात सुनने की कि इसकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी वो बहुत अच्छी आती है, इतनी अच्छी आती है कि कई दफ़ा तो ओवर फिट ही कर जाता है, ELM को ओवर फिट कर जाता है, यानी इतनी अच्छी ट्रेनिंग एक्यूरेसीज देता है कि यानी 100% में से 99% शायद दे दे, ठीक है। इतना आपको ट्रेन कर दे ये, लेकिन ओवर फिट कर जाएगा, यानी डाटा को याद कर लेगा बहुत अच्छे से। अब जो नया सेट आएगा उसको शायद ना पता लग रहा हो, लेकिन ओवर फिट कर देगा। हम ओवर फिटिंग नहीं चाहते, लेकिन ये इन्होंने जो है फाइंडिंग की है कि ये जो बेल शेप होती है, आप कहेंगे बेल शेप कौन सी होती है, ये बेल शेप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये नॉर्मलाइज है जिसमें डाटा का फैलाव जो है राइट एंड लेफ्ट जो है वो इक्वली आता है हमारे पास, ये है बेल शेप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड फाइंडिंग क्या है, सेकंड फाइंडिंग ये है कि वो ये कहते हैं ELMs विद रैंडम इनपुट लेयर वेट्स एंड हिडन वाइसेस जो है वो हमारे पास हैवी टेल्ड, कहते हैं हैवी टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। अब ये कौन सी होती हैं ये मैं दिखाता हूँ। उनकी एग्जांपल्स ये दी हुई, इसमें फ्री चैट है, इसमें से हमें पता है गैमा है,
इसके क्या होते हैं, कहते हैं बेटर जनरलाइजेशन, यानी ये अच्छा परफॉर्म करती हैं। यानी कि ये क्या करेंगी, अंडरफिट और ओवरफिट के कहीं दरमियान में कोई अच्छा स्पॉट ढूंढ लेंगी कि अगर ट्रेनिंग हुई तो नया सेट अगर आता है तो उसमें से भी ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छी दे देंगे, ये अच्छे से परफॉर्म करती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगेन ये चीज़ें अभी पता कैसे चल रही हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस पेपर में एक्सपेरिमेंट बताया गया है और उस एक्सपेरिमेंट को मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि उसका सेटअप हमने डिस्कस कर लिया पहले, तो उसका आगे आने में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स हमने किस तरह से एनालाइज़ किए हैं, वो भी सारा पेपर में गिवन है हमें। तो ये सारा कुछ है। अच्छा ये बताते हैं हैवी टेल्ड क्या होता है। ठीक है, हैवी टेल्ड ये होती हैं जैसे कि जिनकी टेल बहुत बड़ी हो, हैवी हो, देख रहे हैं ना ये सारों की ये जो टेल बनी हुई है ये बहुत हैवी किस्म की टेल है, लंबी लंबी टेल्स हैं इनकी। तो ये जो इन पर डाटा का जो फ्लो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी टेल्स बहुत ज़्यादा हो तो ये हैवी टेल्ड है। ठीक है, अब तीसरी फाइंडिंग क्या है, वो कहते हैं लाइट टेल्ड, यानी कि जिनकी टेल छोटी होगी। ऑब्वियसली अभी हम आगे जाके देखेंगे भी, जैसे कि इसमें से एफ़ मशहूर है हमारे पास, एफ़ है, ये चाई है, चाई स्केयर बहुत मशहूर है। ठीक है, इसको हम क्या करते कहते हैं ये अनस्यूटेड है। अब ये अनस्यूटेड का वर्ड इसने क्यों लिखा, इसका मतलब ये है कि वो कहना ये चाहता है ये अंडर फिट कर जाता है, यानी कि ये अंडर फिटिंग के कॉन्सेप्ट में आ रहा है कि ये अच्छे से बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो हमें पता ये चला इस तीन की फाइंडिंग्स है, वो भी हम देखते हैं अनस्यूटेड है ये। जैसे लाइट टेल्ड क्या होती है, पहले लाइट टेल्ड का बता दूँगा। लाइट टेल जैसे ये देखें, जैसे कि पतली सी छोटी छोटी दुमें हैं, जैसे कि ये टेल छोटी हैं, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नीचे नीचे है ये, या अगर है भी से तो बिल्कुल पतली, ये लाइट टेल है। पतली छोटी छोटी जो है ना आप कहना टेल्स है, ये लाइट टेल है। ठीक हो गया। अब इन तीन की फाइंडिंग से हमें पता क्या चला कि ये जो सबसे बेटर हमारे लिए बेहतरीन रह जाती हैं वो ये हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जिनका नाम लिखा हुआ है, ये अच्छी परफॉर्म, बाकी ओवरफिट करती है बेल शेप वाली, और जो नीचे लाइट टेल है वो बिल्कुल ही अंडरफिट कर जाती हैं। ये हमें फाइंडिंग हुई है कि पॉइंट्स के यही हैं। अब ये कैसे पता लगा होगा ये भी हम आगे देखते हैं। ये जो है हमारे पास दो चार्ट्स हैं, ये ट्रेनिंग का है जिसमें आप देख रहे हैं ये ग्रीन डॉट्स के साथ ट्रेनिंग के बाहर से जा रहे हैं हमारे पास। ये एक तरफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने कहा था 24 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डी 1 2 3 ऐसे करके सारे 24 तक जा रहे हैं, ये सारे इसमें मैंशनड है। और ये एवरेज रैंक्स, अब ये रैंक्स कैसे आते हैं ये भी कैलकुलेशन है सारी, ये पेपर में दी हुई है और इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाली स्लाइड में इंशाल्लाह। और ये देखें ये टेस्टिंग के बारे में, ये रेड कलर के जो डॉट्स जा रहे हैं ये सारे टेस्टिंग के बार्स के साथ है, ये भी वही है डिस्ट्रीब्यूशन से उधर रैंक्स है, इसको भी थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, हाउ द रिज़ल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अब ये देखते हैं कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये हमारे पास किस तरह से आए, ये रिजल्ट्स इसमें किस तरह से निकाले होंगे, इस पेपर में हमने किस तरह से फाइंड किए। द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एग्रीमेंट्स ऑफ 24 ELMs एंड 30 UCI जैसे सेट्स में हमने किस तरह निकाले, ये सारे रिजल्ट्स हमने दिए हुए टेबल 3 एंड 4 में। अब ये जो टेबल 3 है वो ट्रेनिंग का है और टेबल 4 जो है वो टेस्टिंग के हवाले से है। ठीक है, और ये 3 और 4 टेबल कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही कैसा दिखता है, ट्रेनिंग एक्यूरेसीज ऑफ 24 ELMs और डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे टेस्टिंग एक्यूरेसीज भी हैं हमारे पास, जैसे ट्रेनिंग एक्यूरेसीज हैं, यहाँ टेस्टिंग एक्यूरेसीज टेबल सेम दिखता है। ये जो D19 या 20 है ये D1 से शुरू हो रहा है हमारे पास, सारी डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम आ रहे हैं और 24 तक जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक एंड हो रहा है, और उन सब में हमने क्या किया देखें 1 2 3 4 ऐसे 7 तक जा रहा है, और आगे ऊपर देखते हैं तो 30 आता है। 30 डाटा सेट्स कि हमने ELMs लिए हर डिस्ट्रीब्यूशंस में से, और उसके ऊपर हमने क्या किया 10 क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन 100 टाइम्स अप्लाई की। 100 टाइम्स अप्लाई करने के बाद हमने उसका एक एवरेज रैंक निकाला, और उस एवरेज रैंक को हमने क्या किया इस तरह से कि 30 जो है हमने एक्यूरेसीज निकाली हैं। एक्यूरेसीज में प्लस माइनस आप देख रहे होंगे कि इसमें इतने % जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि 2% उसमें एरर हो सकता है हमारी इस एक्यूरेसी में, और उसका एक रैंक कैलकुलेट किया, उसका भी फार्मूला मौजूद है पेपर के अंदर, आप देख सकते हैं। रैंक कैलकुलेट करके उन 30 रैंक्स का एवरेज लिया, और आप देखें उस रैंक का एवरेज लेके ये जहाँ 18 लिखा हुआ है, ये वाली जगह जहाँ 18 स्टार्ट में जो रैंक नीचे एक हेडिंग दी हुई है उसके साथ 18 लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये कैलकुलेट हुआ हमारे पास। ठीक है, इस तरह हमने हर कॉलम का एवरेज लिया, रैंक यही होता है जो पैरेंथेसिस में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये रैंक्स हैं, इन सारों का हमने एवरेज लिया और ये सारे हमने ऐसे पुट कर दिए और फिर हमने इसको टेस्ट करना है। अब ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि टेस्ट किस तरह किया, दिस पेपर यूज़ विक्सन साइन रैंक टेस्ट, ये टेस्ट, और एक है फ्रेडमैन टेस्ट, ये 2 टेस्ट हैं, स्टैटिकल एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अब हमें पता होना चाहिए विक्सन रैंक टेस्ट क्या करता होता है और फ्रेडमैन टेस्ट क्या करता होता है। जो विक्सन रैंक टेस्ट है ना, ये इसका अगर आप बेसिकली जाके सर्च करेंगे तो सैम्पल स्पेसिस को कंपेयर कर रहा होगा ये कहीं,
फ्राइडमैन है, ये विक्सन के तरीका। ये इसका जनरल फार्मूला है हमारे पास, ये सिग्मा लगा हुआ है और ये आ गया सारा कुछ, ये आर इसमें आर है, उसके बारे में सारा कुछ बता रहा है, ये डेफिनेशन है जनरल। लेकिन ये करता क्या है हमारे पास, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें, इस पेपर में भी बताया गया है और किसी और पेपर में भी आप देखेंगे तो उसमें वो करता है क्या है, विक्सन रैंक टेस्ट क्या करता है, हाइपोथेटिकल टेस्ट है, 5% सिग्निफिकेंस फॉर कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। ये 2 ELMs के रिजल्ट को कंपैरिजन करता है। आप देख रहे हैं इस पेपर के अंदर मैंने कोई ग्लास का डाटा सेट लिया हुआ, ये लिखा हुआ है ग्लास डाटा सेट, ये फिगर के साथ। ये इसमें भी उन्होंने जो है इसको टेस्ट क्यों किया, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। और जो रिसर्च पेपर हमारे पास अंडर कंसिडरेशन है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाला, इसमें भी जो है हमारे पास ये इसीलिए यूज़ हुआ है ताकि उसके ELMs जो है, ELM 1 और ELM 2, यानी 2 ELMs आप ले लें, उस एक को 1 कहते हैं, एक को 2 कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, विल्सन रैंक टेस्ट को यूज़ किया। ये देखें यहाँ पर बताया गया, इस टेस्ट को 100 टाइम एक्यूरेसीज ऑफ 2 को हमने जो है ना सिंगल डाटा सेट में आया है। ठीक हो गया, इसको हमने कंपेयर किया, इसका प्रोसीजर ये सारा 1 2 3 ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये मैथमेटिक्स इसकी सारी दी हुई, इसमें कोई इसको किया जा सकता है नंबर देख के। तो ये सारा जो है ना इस तरह से हमने किया है। ये है विक्सन रैंक टेस्ट। और फ्रेडमैन टेस्ट की बात कर लेता हूँ मैं। फ्रेडमैन टेस्ट हमारे पास क्या होता है, वो है 24 ELMs, यानी 24 के 24 जो ELMs हैं उनको आपस में कंपेयर करने के लिए ये उस चीज़ को देखा जाता है। स्टैटिकल टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक है ये भी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में इधर जाके देख लेते हैं कि वो क्या कहता है, विद दीज 24 ELMs, ठीक है, टेस्ट टू कंडक्ट स्टैटिकल परफॉर्मेंस। अच्छा, ये कहते हैं द फॉर्मल एक्सरसाइज इज टू वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ELMs आर डिफरेंट ऑन अ सिंगल सेट, दैट इज टू टेस्ट वेदर और नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज 24 ELMs ऑन द ऑल द डाटा सेट्स। पहले हमने क्या किया, कोई सी 2 ले ली है हमने, सारे को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया कि या इनमें कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास विल्सन रैंक टेस्ट था। और सारी 24 को कंपेयर करने के लिए हमारे पास फ्राइडमैन टेस्ट था, जो 24 ELMs को हमने आपस में कंपेयर किया। अब इसमें जो हमने जो डिटेल उन्होंने प्रोसीजर यूज़ किया है, सारा डिफ़ाइन किया हुआ है रिसर्च पेपर को, सारा ट्रेनिंग डेटास के लिए। लेकिन ये ट्रेनिंग एक्यूरेसीज टेस्टिंग एक्यूरेसीज के लिए भी सेम होगा। आप इसी को यूज़ करके, ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो यही बता रहा है कि आप इसी को यूज़ करके टेस्टिंग एक्यूरेसीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम का सेम प्रोसीजर यूज़ करके। ठीक है, हमारे पास यही प्रोसीजर होगा। अब ये जो है ट्रेनिंग एक्यूरेसीज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू 24 डिस्ट्रीब्यूशन, अब यही हमारे पास रिज़ल्ट हमारे पास का आया हुआ है। ठीक है, हमने इसको देख लिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जाते हैं आगे कि ये जो हाउ रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड। अब ये एनालाइज किस तरह से किया कि ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 24 में से ये जो ग्रुप 3 ग्रुप बनाए हमने, एक कुछ ओवरफिट करते हैं, कुछ अंडरफिट करते हैं, और कुछ बहुत अच्छे से हाईली जनरलाइज हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि द कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ विल्सन रैंक टेस्ट जो थे ना, 100 ट्रेनिंग एक्यूरेसीज आई ऑफ 2 ELMs ELM1 ऑन अ सिंगल डाटा सेट। हमें एक डाटा सेट के ऊपर जो है हमने उसको कंपेयर किया पहले, ठीक है, और इस तरह से रिजल्ट्स निकाले। आफ्टर कंपेयरिंग करने के बाद हमने क्या किया, 2 ELM ऑन अ सिंगल डाटा सेट कि जब हमने कंपेयर कर लिया, यानी पहले हमने एक डाटा सेट, जो सी है कि 30 डाटा सेट्स हैं, उसमें से एक डाटा सेट लेके हमने इनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया कि क्या एक डाटा सेट के ऊपर जब सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनमें से 2 डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट के डिफरेंट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इस तरह से हमने कंपेयर किया। फिर फ्राइडमैन टेस्ट को यूज़ करके हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ ट्रेनिंग एक्यूरेसीज करस्पॉन्ड टू 24 ELMs ऑन 30, यानी सारी 30 के ऊपर इन 24 ELMs का क्या डिफरेंस आ रहा है हमने वो निकाल लिया। फिर क्या कहते हैं, एनालाइज ऑर्गेनाइज इन टेबल, फिर उसको हमने टेबल में बता दिया, ये रहा टेबल हमारे पास, ठीक है। तो इसी के जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने यहाँ टेबल में शो करवा दिए हुए हैं कि ये हमारे पास फाइनल रैंक्स आते हैं और इससे, और ये मतलब है कि इस जो पेपर है रिसर्च पेपर, इसको जो है कह सकते हैं आपकी ये बहुत हाई कैटेगरी में जाता है इस हवाले से, क्योंकि इसमें जो है बहुत हैवी किस्म के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। 30 डाटा सेट्स लिए गए हैं और 24 ELMs ली गई हैं, और उसमें से प्रॉपर फाइंडिंग की गई है कि कुछ लाइट है, कुछ हैवी टेल्ड है। 3 क्लासेस में डिफाइन कर दिया उसको, और बताया कि कौन अच्छे से जनरलाइज रहते हैं, बेटर जनरलाइजेशन देते हैं, कुछ कौन से हमें जो है ओवरफिट करते हैं, कौन अंडरफिट करते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जो है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली, जैसे मेडिकल साइंस है हमारे पास, एनालिटिकल स्पेस इंजीनियरिंग है, इस तरह की जो फील्ड्स हैं उसमें हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब एक अखीर किस्म का जो है ये माशाल्लाह पेपर है कि जिसमें एक एक चीज़ हमें जो है डिफाइन की गई है, या सारे जो आप उसके स्टेप्स अगर पढ़ेंगे तो इसमें ये फार्मूलाज भी दिए गए हैं। अब देखें, ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें के हमारे पास 24 क्यों है, क्योंकि ये 24 ELMs है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और M30 क्यों है, क्योंकि ये डाटा सेट्स इतने हैं 30, ठीक है जी। इसको अगर आप इस फार्मूले में पे पुट करेंगे
तो इसके जो आंसर हमारे पास आएगा ये 0.1 क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास होता है सिग्निफिकेंस लेवल, कि हमने इस रिज़ल्ट को कितना सिग्निफिकेंट रखना था। अगर आप किसी और पेपर में देखें, इसमें 0.1 रखा गया है। जो पेपर एक और मैंने यहाँ पर नेट से निकाला हुआ है, कहीं होगा, उसमें देख रहे हैं कि 5% है। 5% ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द स्टैटिकल कंपैरिजन के लिए कितना 5% है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी 0.05 आप लगा लें। ये 0.05 रखा हुआ है इसमें। तो जो सर ने पेपर राइट किया उसमें है हमारे पास 0.1% सिग्निफिकेंस लेवल, आप देख सकते हैं। बाकी ये सारे रिजल्ट्स इसमें ऑब्टेन हो गए हैं। ये वही फाइंडिंग है, ये 3 पॉइंट्स वही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, की पॉइंट्स जैसे कह रहे हैं। यही हमारा कंक्लूजन सेक्शन है। तो आप इस रिसर्च पेपर को जो है डॉक्यूमेंट आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जाके जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने एक्सप्लेन किया। अगेन ये जो टाइम था इसके लिए बहुत ही नाकाफ़ी था, क्योंकि ये बहुत हैवी है पेपर और उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं, इसमें बहुत सारी की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अच्छे से समझना चाहिए। ये जो इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन है ये भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है उन सारी चीज़ों को। अगर आप इनको रीड करें थोड़ा एंड प्रॉपरली तो इंशाल्लाह आई होप कि ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।